हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो कल मैंने आप लोगों को एसओसी 504 का वीडियो दे दिया था। हमारे 4 पेपर जो थे पर्सपेक्टिव्स वाले, और आज मैं आप लोगों को थर्ड पेपर जो है हमारा एसओसी 503 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इसका वीडियो दूंगी। तो अभी मैं थर्ड पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं किसी ने कमेंट किया था कि मुझे वो जो अप्रोच है जो हमारा है, एक कंपैरिजन बिटवीन एक कंपैरिजन बिटवीन अप्रोच द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड डेविड हार्डीमैन, तो मतलब इनके दृष्टिकोण को समझाना है उसमें। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर सिर्फ हम इन दोनों लोग के दृष्टिकोण को डिफाइन करें तो हम देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर और अगर डेविड हार्डीमैन, इन दोनों का अगर कंपेयर करें इनके फील्ड्स का, तो बी आर अम्बेडकर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने अपने एडवाइस और उद्देश्य कंट्रीब्यूट जो होता है उन्होंने डेविड हार्डीमैन के अपेक्षा, मतलब कंपैरिजन, डेविड हार्डीमैन के कंपैरिजन इन्होंने बी आर अम्बेडकर ने ज़्यादा दिया है। तो ऐसे ही इनके दृष्टिकोण काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो हमें क्या चीज़ दर्शाना पड़ेगा, पहले ये बताना पड़ेगा कि बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या किया था, फिर डेविड हार्डीमैन ने क्या क्या किया है, और इनके इस दृष्टिकोण का एक अगर हम लोग चाहें तो अलग से इन लोग का पक्षपात कर सकते हैं। तो यही चीज़ है और इसी को मैंने लिखा है। अगर आप लोग को ये लग रहा हो कि वो सही नहीं है, तो आप लोग को जो सही लगे आप लोग कीजिएगा, और आई थिंक वो चीज़ होना चाहिए। और अगर कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ हेल्प हो, आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, चलता है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपने कमेंट किया है, आपका नाम शायद नीरज कुछ समथिंग, आइडिया नहीं है मुझे। आपने जो कमेंट किया है कि ये अप्रोच को मतलब क्वेश्चन को देखिए, तो क्वेश्चन में वही अप्रोच पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए कि यदि हम 1000 वर्ड का अप्रोच पूछे तो आप लिख पाएंगे क्या इन दोनों के दृष्टिकोण को देखते हुए? तो आई थिंक यही होना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही लिखा है, अगर आप लोग को सही लगे तो वो चीज़ लिखिए, और यदि ना लगे तो फिर कोई इशू नहीं है। आप लोग को जो सही लगे आप लोग कीजिएगा। और फिर हम आज थर्ड पेपर का बात करते हैं। तो थर्ड पेपर में हम देख लेते हैं कि हमें 2 टॉपिक मिले थे थर्ड पेपर पे। तो देखिए, अगर मेरे किसी बातों का आप लोग को बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम एक्सटर्नली सॉरी। बट अप्रोच की बात आपने किया था, क्वेश्चन की बात किया था, आप मुझे ये चीज़ थोड़ा सा वो लगा कि कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं ये चीज़ सोच के कर रही हूँ कि हाँ, तो मुझे भी बहुत सारे वो होते हैं कि किसका क्या कमेंट आएगा, किसे क्या। तो ये चीज़ें मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि वो सही हो, मैं सही चीज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ये मेरी पहली कोशिश रहती है। और आप लोगों को वीडियो अपलोड करने से पहले मैं 10 बार उस चीज़ को सुनती हूँ, 10 बार नहीं, मैक्सिमम 3 बार तो सुनती हूँ कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला है, कहीं मैंने कुछ गलत नोट्स तो नहीं दे दिया। मुझे उस चीज़ का इश्यूज़ रहता है। तो आप लोग को जो सही लगे आप लोग कीजिए, सब आप लोग के ही हाथ में है। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पेपर हमारा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और नीरज जी, आपसे मैं सॉरी हूँ अगर किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो। आई थिंक लगना तो नहीं चाहिए, मैंने जो भी बोला वो क्वेश्चन से रिलेट ही बोला है, फिर भी आई एम सॉरी। तो अब हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें 2 टॉपिक्स मिले थे। पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट था हमारा, सतत विकास पे हमें लिखना था, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था मनरेगा पे, और ये था सुकन्या समृद्धि योजना थी। इन सब मतलब दो तीन नहीं, मैक्सिमम 6 टॉपिक दिए गए थे, उस पर हमें डिफाइन करना था। तो अब मुझे लगता है कि शायद अगर मनरेगा पे हम लिखना स्टार्ट करें, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना पे लिखना स्टार्ट करें, या और भी बहुत सारे अधिनियम हैं जो उन्होंने दिया है, उस पर अगर हम लिखना स्टार्ट करें, तो आई थिंक 1000 वर्ड लिखना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं, मतलब ढूंढना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, बिकॉज टाइम भी हमें कम मिला है। तो मैंने सतत विकास पे ही बनाया है, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो सतत विकास पे बनाया था। एक बार फिर से मैं सतत विकास पे वीडियो बनाई हूँ, तो हम लोग इसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि सतत विकास क्या है। इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि सतत विकास क्या है। तो देखते हैं कि आजकल पूरे विश्व, देखिए एक और बात, मैं ज़्यादा देर तक इस चीज़ को समझाऊंगी नहीं और ना ही बताऊंगी, क्योंकि इसको इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सतत विकास में पहले से बता चुकी हूँ। फिर बस मैं आप लोग को एक वो दे रही हूँ कि इस तरह से आप लोग लिखिएगा, और इसके बाद से मैं बस
ये जो मेरा वीडियो है ये सब सिर्फ मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग जो असाइनमेंट हमें मिला है पांचों पेपर का लिखने का वो हम कर सकें, आप सब कर सकें। और इसके बाद से मैं आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर के विषय में पढ़ाऊँगी और उसका मैं एक एक टॉपिक आप लोग को समझाऊँगी। कम कम समय में कोशिश करूँगी मैं अच्छे से अच्छे उस चीज़ को आप लोगों को समझाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि पहले आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐसा हेडिंग डालिएगा और उसके क्या क्या अभिप्राय हैं, कौन से सन में ये प्रकाशित हुआ था और ये और कॉमन फ्यूचर शीर्षक के तहत इसे परिभाषित किया गया था और ये किस उद्देश्य से किया गया था, सतत विकास का उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हम देखते हैं कि इसे तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं वो चीज़। फिर हम विश्व संरक्षण संघ, इस पर हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकीय व्यवस्था की सीमाओं के साथ बिना छेड़छाड़ किए मानवीय जीवन की क्षमता में सुधार को सतत विकास कहते हैं। अच्छा, सतत विकास का नॉर्मल परिभाषा मैंने पहले भी बहुत 2 लाइन में मैंने डेफिनेशन का बताया था, अभी वापस से मैं बता रही हूँ कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको मतलब वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में पर्यावरण से संबंधित बातें की जाती है और कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसा स्कोप बनाया गया जिसे मतलब लक्ष्य जो बनाया गया, जो टारगेट है वो बनाया गया कि ये सतत विकास के तहत इसको पूरा किया जाए, क्योंकि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होगा। तो कोशिश सतत विकास के तहत यही कोशिश की गई कि हमारी हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, भविष्य की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको ध्यान में रखा जाए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। तो यही इसका सिंपल सा हो गया डेफिनेशन। हम देखते हैं कि सतत विकास के समर्थकों ने पर्यावरण को जानने और उसके प्रयोग करने के बारे में व्यक्तियों के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन लाने का सुझाव दिया, जिसमें पहला था व्यक्तियों को अपनी विश्व दृष्टि और मूल्यों में परिवर्तन करना चाहिए। इस बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा है कि व्यक्तियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि विकास और पर्यावरण में एक प्रकार की संगति होती है। दूसरे शब्दों में विकास भविष्य की आर्थिक समृद्धि की सबसे अच्छी गारंटी है। तीसरा है विश्व के सभी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं हमारी आज की आवश्यकताओं से अधिक होंगी। ठीक है। चौथा है व्यक्तियों को उपर्युक्त तकनीकों के प्रयोग द्वारा आत्मनिर्भर होने का प्रयास कराना चाहिए। जैसे ग्रामीण व्यक्तियों को बिजली की अपनी आवश्यकताओं के लिए अधिकाधिक सौर ऊर्जा पर निर्भर रहना चाहिए। विकासशील देशों को अपनी जनसंख्या वृद्धि सीमित करनी चाहिए। इसके लिए स्त्रियों की परिस्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और सामाजिक सेवाओं में सुधार करना चाहिए। विकासशील देशों में अधिक भूमि का समान वितरण किए जाने की आवश्यकता है। विकासशील देशों में अति उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति में कमी लाई जानी चाहिए। विकसित एवं विकासशील देश में संपदा का समान पुनर्वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरणात्मक पतन का मुख्य कारण गरीबी है। अब हम देखते हैं कि आधुनिक विकास में सतत विकास का प्रादुर्भाव 1980 में यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित विश्व संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत हुआ था। इसका लक्ष्य था जैव संसाधनों के द्वारा समन्वित विकास की उपलब्धियों को बढ़ाना। उसमें घोषणा की गई थी कि विकास की तरह संरक्षण भी मनुष्य की आवश्यकताओं से है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया हमारा। और जैसे देखिए, हमें जो सतत विकास मिला है, हमें उसमें यही चीज़ बताना है कि सतत विकास है क्या। तो सतत विकास क्या है, ये डेफिनेशन उसके हो गए। और सतत विकास के उद्देश्य क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या है, तो यही चीज़ें हमें लिखनी है। आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, इसे लिखिए और ये जो भी चीज़ें मैंने बताया इस चीज़ को देखिए। अब हम यहाँ पे सतत विकास की शर्तों के विषय में बात करें। टोटल मैंने 6 पेज लिखा है और अगर आप लोग को 6 पेज मेरा है, मेरा पेज भी बड़ा है और मैं थोड़ा सटा के मीन्स बड़ा क्लोज लिखती भी हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिएगा और इस 6 पेज को आप लोग 7-8 पेज में कवर कर लीजिएगा। 8 पेज तो बहुत है और मैंने 6 ही लिखा है और मैं 6 ही दूंगी, क्योंकि मेरे पेज भी बड़े हैं। क्योंकि वो सिंपल पेज है पूरा बड़ा वाला और मैंने बहुत क्लोज लिखा है। फिर हम देखते हैं कि सतत विकास की प्राप्ति के लिए जो शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। तो इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है, नॉर्मल मैंने कर दिया है। अगर सर को समझ रहा होगा तो वो समझ ही जाएंगे ऐसे भी देख के। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक पूंजी भंडार का मापन, मेजोरिंग नेचुरल कैपिटल स्टॉक,
इसकी शर्तें हैं। दूसरा है पर्यावरणीय मूल्यों का माप, सॉरी इसको मैंने डिफाइन किया, और इसके बाद जो 9 और सदृश हैं उसको डिफाइन नहीं किया, इसको डिफाइन किया है। दूसरा है पर्यावरणीय मूल्यों का माप, जिसमें मेजरिंग एनवायरमेंटल वैल्यूज़ है। तीसरा है प्राकृतिक साधन अथवा हरित लेखा, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज आर ग्रीन अकाउंटिंग है। चौथा है सामाजिक छूट दर, जिसमें सोशल डिस्काउंट रेट है। तो अब जो हमारा सेकेंड है पर्यावरण मूल्यों का माप उसे हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो उसे हम देख लेते हैं कि यह जो है वो सतत विकास के आय स्तर का माप है, जिसमें प्राकृतिक संपत्ति के भंडार को बिना कम किए प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इसकी आवश्यकता है राष्ट्रीय आय खातों की प्रणाली में प्राकृतिक संपत्ति के भंडार के संदर्भ में समन्वय किया जाएगा। कुल राष्ट्रीय आय उत्पादन जीएनपी के आकलन को राष्ट्रीय उत्पादन के माप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक साधनों की अवनति की आर्थिक लागत सम्मिलित होगी। इसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करने की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं कि जीएनपी में प्राकृतिक संपत्ति का भंडार सम्मिलित होगा तथा सतत विकास का माप जो है वो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डीएन हो सकता है। तीसरा में हम देखते हैं कि यह पर्यावरण सुरक्षा के लाभों की तथा इस पर खर्च किए गए तुलना से संबंधित होती है। अर्थशास्त्रियों ने विश्व विकास प्रतिवेदन 1992 में पर्यावरणीय क्षति के आर्थिक मूल्यांकन के लिए 4 उपायों का सुझाव दिए, जो निम्नलिखित है। जिसमें पहला था बाजार मूल्य, जो हमारा थर्ड है उसमें 4 प्रकार है, जिसमें बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, फिर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, और ये है सरगेट मार्केट, फिर सर्वेज। अब फोर्थ जो हमारा था सोशल डिस्काउंट रेट, उसमें मतलब ए जो है, ए नाम से उसको हम करते हैं, उसका हेडिंग देते हैं और उसमें लिखे हैं कि पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके 9 आधार बताए गए। मतलब सोशल डिस्काउंट रेट के अंतर्गत पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए और जिसके 9 आधार बताए गए। तो पहला क्या था, निर्धनता को कम करना। दूसरा था वित्तीय सहायता की समाप्ति, रिमूविंग सब्सिडीज, और तीसरा था संपत्ति अधिकारों का वर्गीकरण और प्रयास, क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी राइट। चौथा था आर्थिक प्रोत्साहन, इनकम इंसेंटिव्स, और पांचवा था नियामक नीतियाँ, रेगुलेटरी पॉलिसीज। छठा था सार्वजनिक जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस। सातवां था व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसीज, और आठवां था सार्वभौमिक पर्यावरण प्रयत्नों में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल एफर्ट्स। अब हम यहाँ पे इनके 70 गोल्स को भी दिखा देंगे कि इसके 17 लक्ष्य क्या है। तो गोल्स में है कि पहला जो है, मैंने बहुत शॉर्ट में करके लिखा है, अभी ये और भी डिफाइन हम इसे कर सकते थे, लेकिन शॉर्ट ही सही रहेगा, ज़्यादा लिखने की भी क्या है ये वो है। जिसमें पहला है कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति हो जाएगी, सतत विकास के मतलब पहले हैं। अब देखिए सतत विकास में 17 लक्ष्य और 179 निशाने बनाए गए थे, मतलब 17 जो लक्ष्य हैं उसमें 179 निशाने थे। जैसे कि मान लीजिए ये है गरीबी के सभी रूपों का पूरे विश्व से समाप्ति। तो गरीबी जो है वो गरीबी कई प्रकार से है ना, जैसे किसी के पास कपड़े की गरीबी है, किसी के पास अन्न की गरीबी है, किसी के पास घर की गरीबी है, और ये सारी चीज़ें मतलब गरीबी में आती है। तो ये जो निशाने हैं ये 179 हैं, 179 निशानों को शामिल किया गया और 17 लक्ष्य बताया गया। तो निशाने थोड़ी ना हम पढ़ने जाएंगे, हम लक्ष्य देखते हैं। फिर सेकेंड देखते हैं कि भूख की समाप्ति है, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरा है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा। चौथा है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिर है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत विकासपूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ाना। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना। सतत विकास उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि धरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान के प्रयास
फिर ये है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। फिर है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना या बनाना। तो ये इसके 17 गोल्स हो गए। सतत विकास है क्या, इसके डेफिनेशन हो गए, इसके इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है, वो हो गए, और इसमें कितने कंडीशंस थे ये भी हो गया, और इसे कहाँ से लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, कौन से सन में, ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैंने इस वीडियो में मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें बता दिया है, और आप लोग देख लीजिए। अगर जो भी कुछ अगर जो भी मतलब आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए क्या कि कहीं आप लोगों की मतलब कोई त्रुटि होगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा आप लोग। और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो हो रहा है इसको होने दीजिए आप लोग। आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर का मैं सारा देने की कोशिश करूँगी, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं। तो अभी ये क्लियर हो जाए, मैं पढ़ाने वाली थी, सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन और मैं पढ़ भी रही थी, लेकिन बीच में ये पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ें आ गई, फिर वापस से सब लिखना पड़ रहा है। तो ये भी ज़रूरी है, ये कर लेते हैं हम लोग, फिर हम सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय।